चलो भाई, सबसे पहले आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह पे डिस्कशन हम लोग का चलेगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इससे करीब करीब 10 नंबर का सवाल आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। बना लेंगे आप लोग काफी आसानी से। आज हम लोग इसका बेसिक पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे केसी सिन्हा का। तो चलो हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और आप अपने तमाम मित्रों को इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि जिन बच्चों के पास भी जानकारी नहीं हो उनके पास मैसेज चला जाए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि और भी क्लासेज अगर मैं लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों जल्दी से। ये मैट्रिक्स या आव्यूह क्या होता है? तो व्यूह का मतलब होता है बच्चों रचना, और आ से हो गया आपका आयताकार। आयत के समान जो रचना होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आव्यूह बोलेंगे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, नंबर्स और फंक्शंस। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, संख्याओं अथवा फलनों का, संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार विन्यास, संख्याओं अथवा फलनों का आयताकार विन्यास। अब आयताकार तो आप सभी लोग समझते होंगे। आयताकार जो आयत के जैसा होता है वो आयताकार हो गया, और विन्यास का मतलब हो जाता है सजावट। तो संख्याओं अथवा फलनों का जो आयताकार विन्यास होता है, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4 5 6 और एक ब्रैकेट लगा देते हैं, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट। तो ये आप देख रहे हो कि ये सजावट है, नंबर्स का सजावट है, संख्याओं का सजावट है, विन्यास है, विन्यास का मतलब सजावट होता है, और ये आयताकार विन्यास है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स में जब भी हम सजावट करते हैं, ये सजावट रोज और कॉलम्स में होती है। अब तुम बोलोगे ये नया चीज कहां से ले आए बॉस? नया नहीं है, आपका पुराना ही सारा चीज है इसमें। रो बोले तो रो को हम लोग बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को हम लोग बोलते हैं स्तंभ। तो सारी की सारी सजावट जो होती है ना, पंक्ति और स्तंभ में होती है। अब सवाल ये भी उठता है कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है? ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों हम लोग मैट्रिक्स देख रहे थे, हमने क्या बताया? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यानी संख्याओं अथवा फलनों का जो आयताकार विन्यास होता है, आयताकार सजावट होता है, यही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरी बात हमने बताया कि जो ये सजावट जो होता है ये रो और कॉलम्स में होता है। रो मतलब होता है पंक्ति। हम लोग इस तरह से जो भी चीजें लिखते हैं ये हमारा रो कहलाता है। ये आप देख रहे हो ना, ये सब का सब क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं। जैसे आप कविता की पंक्ति लिखते हो तो कविता की पंक्ति तो इसी प्रकार से लिखी जाती है ना। और ये जो पिलर देखते हो ना आप अपने घरों में, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को हम लोग हिंदी में स्तंभ कहा जाता है। कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ कहा जाता है। तो आप सबसे पहले अगर मैट्रिक्स सीखना चाहते हो, मैट्रिक्स में आप सारे के सारे नंबर लाना चाहते हो, तो आप इस बात को पक्का जान लो, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। जो कविता हम लोग लिखते थे ना, कविता जो लिखते थे पंक्तियों में, ये पंक्ति कहलाती है सीधी सीधी। और जो खड़ी खड़ी होती है ना, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। जैसे आप कॉलम बनाकर लिखते हो चीजों को, तो ये कॉलम ऐसे ही बनाया जाता है, इसको कॉलम या स्तंभ बोलते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स में आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखते हैं जो मैट्रिक्स हमने लिखा था। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है। तो अभी अभी हम एक मैट्रिक्स बनाए थे आपके सामने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने संख्याओं को सजाया था आयताकार तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, आप इसको घेर सकते हो इस तरह से। तो ये जो आप देख रहे हो ये कहलाएगी रो, कहलाएगी पंक्ति, कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो पंक्ति है। ये हो गया हमारा पंक्ति एक हो गया, और ये जो हमारा हो गया ये हो गया पंक्ति दो हो गया। शॉर्ट में इसको लिखेंगे रो 1 एंड रो 2, और शॉर्ट में लिखेंगे
R1 एंड R2। तो बच्चों ये हमारा रो हो गया है, ये जो आप देख रहे हो ना ये रो हो गया। और थोड़ा सा हम इसको इधर से चेक करते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस तरह से जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से जो चीजें खड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, ये हमारी कॉलम कहलाती है, स्तंभ कहलाती है। तो हमारे पास मुझे लगता है 3 कॉलम हो गए। ये हमारा कॉलम 1 हो जाएगा, इसको C1 बोलेंगे। ये हमारा कॉलम 2 हो जाएगा और ये हमारा कॉलम 3 हो जाएगा। तो 3 कॉलम हमारे पास हैं, जो खड़ी खड़ी है वो कॉलम है और जो परी परी है वो रो है, प से परा और प से पंक्ति। तो ये जो खंभे जैसा खड़ा है ना, ये सब कॉलम है। तो कॉलम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो इसमें 3 स्तंभ हो गए, ये हो गया आपका स्तंभ 1 हो गया, और ये आपका स्तंभ 2 हो गया, और ये आपका स्तंभ 3 हो गया। प्रिय बच्चों, अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट कर देना। सभी भाई कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट कर देंगे। इतने बड़े बड़े तो लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में हम लोग R और C लिखेंगे। R बोलेंगे उसका मतलब रो होगा, और C बोलेंगे इसका मतलब होगा कॉलम होगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है, इस मैट्रिक्स में टोटल 2 रो हैं और 3 कॉलम हमारे पास मैट्रिक्स में है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है यार। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 2 0 -2 और 1 2 5 और 2 1 3। आप बता सकते हो इसमें कितने रोज हैं, नंबर ऑफ रोज। हिंदी में अगर बोलें तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, और दूसरा सवाल हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कमेंट बॉक्स में इन दोनों का जवाब सबसे पहले कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। तो चलिए सभी भाई हम लोग हमें जवाब देंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, पंक्ति कितने हैं, स्तंभ कितने हैं। चलिए आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। इसमें जो रो है ना, टोटल 1 रो 2 रो 3 रो, तो नंबर ऑफ रोज 3 हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो जाएंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हो जाएंगे। तो आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब एक कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है, इसका नोटेशन देख लेते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं। आपके जवाब बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं लो आप। तो नोटेशन हम लोग देख लेते हैं, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स को जब भी हम लोग ये सूचित करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी में अगर कहा जाए, हिंदी में मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या हुआ। इन जनरल, सामान्यतः मैं बात कर रहा हूं, सामान्यतः कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से इसको सूचित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम लोग मैट्रिक्स को सूचित करते हैं। उम्मीद है आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी हमारी राइटिंग बहुत खराब है मेरी यार, लेकिन इग्नोर करना इस चीज को, आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो, राइटिंग को इग्नोर करो। तो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका क्या है, तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जैसे इसी मैट्रिक्स का अगर नाम देना है तो हम नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर से, ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसका नाम हमने दे दिया है A। तो जब भी मैट्रिक्स को लिखना होगा तो सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर का प्रयोग किसी मैट्रिक्स को शॉर्टकट में लिखने के लिए किया जाता है, मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। बच्चों, मैट्रिक्स केवल एक इंफॉर्मेशन होता है, इसकी कोई वैल्यू निकाली नहीं जा सकती है। तो यहां से आगे चलने का समय संभवतः आ गया है, और यहां से आगे हम लोग को चलना भी चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं अवयव की कोटि बोलते हैं। तो अवयव की कोटि क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं। और सपोज हमारा मैट्रिक्स ए है, नाम आप ABCD कुछ भी दे सकते हो। मान लेते हैं ए के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 5 6। आप एक बात बताओ, इसमें कितने रो हैं? आप जवाब दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मैं तो देख रहा हूं कि 1 रो और 2 रो है। तो नंबर ऑफ रोज जो यहाँ पे है वो कितना है, नंबर ऑफ रोज 2 है, पंक्तियों की संख्या 2 है।
स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके जवाब सही आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना भाई, मैं बराबर सिखाता हूं। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। अब इन दोनों के बीच क्रॉस का साइन देके अगर हम लिख दें, गुना का चिन्ह देकर लिख दें और गुना नहीं करें तो ही कहलाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर या अवयव की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है बाबू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, हिंदी में बोले तो अवयव की जो कोटि होती है, ये होती है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। क्रॉस बोल सकते हो, गुना नहीं करना है, आपको केवल गुना का चिन्ह देकर लिख देना है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कट रहा होगा थोड़ा सा, इग्नोर करना उसको भाई। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना होता है। तो फिलहाल इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और क्रॉस देकर 3 लिख देंगे, लेकिन गुना नहीं करेंगे। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो उसकी रो की संख्या गिन लो, उसको पहले लिख देना, उसकी कॉलम की संख्या गिन लो, उसको बाद में लिख देना, और दोनों के बीच क्रॉस का साइन लगाना, यही कहलाता है ऑर्डर, जिसे नीचे छोटा सा लिख दिया जाता है। तो मैट्रिक्स के नीचे उसका ऑर्डर लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, रो की संख्या, कॉलम की संख्या, दोनों के बीच में क्रॉस का साइन देकर लिख देंगे तो ऑर्डर कहलाएगा। और अगर सचमुच में गुना कर दोगे तो इसके सभी सदस्य मिल जाएंगे, जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं, जितने एंट्रीज इसके अंदर है, जितनी प्रविष्टि इसके अंदर है, जितने मेंबर इसके अंदर हैं, सारे के सारे सदस्य हमको मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे, अगर हम दोनों को सचमुच में गुना कर दें। तो देखो 2 गुने 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, और इसके अंदर सचमुच में 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं। तो यहां से 2 चीज सीख सकते हैं, एक तो ऑर्डर निकालने के लिए सीख सकते हैं, और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका क्या है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो सदस्यों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑर्डर पूछा जाए तो आपको गुना नहीं करना है, केवल गुना का चिन्ह देकर लिख देना है। तो चलो मैं एक सवाल आपसे करता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स मेरे पास P है, और P हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 2 0। इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स बनाया बाबू। और अगर हम पूछते हैं इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो सबसे पहले रो को गिन लो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, और इसमें कॉलम गिन लो, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर हो गया, ये हो गया 4/2, 4x2, यही इसका ऑर्डर हो गया। एक और मैट्रिक्स में बनाता हूं, इसका ऑर्डर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। चलो हमें आपके कमेंट का इंतजार है, आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। जल्द से जल्द आप जवाब दीजिएगा इसका ऑर्डर क्या होगा। हाँ तो देख रहा हूं, हाँ ये 3/3 सही है। इसके अंदर कितने रो हैं, 3 रो है, और कॉलम कितने बाबू, कॉलम भी 3 है। तो आपको मैट्रिक्स में आगे चलने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ, ये ऑर्डर निकालने के लिए भी आपको आना चाहिए। आप अब तक रोज को पहचानना सीख गए होंगे, अभी तक आप कॉलम को पहचानना सीख गए होंगे, और आपको ऑर्डर निकालने के लिए आ गया होगा। और साथ ही साथ हमने आपको मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए भी बता दिया है कि मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और ऑर्डर निकालने के लिए भी आपको आ चुका होगा। यहां से मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलना चाहूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को निरूपित कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखो बाबू बातचीत नहीं करो आपस में, ध्यान से समझो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ये क्या चीज है यार। शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दर्शाने का एक तरीका है, निरूपित करने का एक तरीका है, उस तरीके पे हम लोग बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का, इसको हिंदी में बोल सकते हो अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण। तो ये क्या चीज होती है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। अवयव का निरूपण क्या चीज है, मतलब अवयव को निरूपित कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स ABCDEFGH, कुछ भी इसके अंदर ले सकते हैं, संख्या भी ले सकते हैं, लेटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका 2 रो है, 2 रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने बाबू, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। कॉलम जो है ना वो 4 कॉलम है। तो इसमें इसका ऑर्डर हो गया 2x4।
अब इसी मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिख दिया जाता है, पूरी कहानी को केवल ऐसे लिख देते हैं, सब के बदले एक ही लिख दिया AIJ, और बगल में इसका ऑर्डर लिख देते हैं 2 क्रॉस 4। ये हो गया मैट्रिक्स का शॉर्ट में निरूपण हो गया, शॉर्ट में निरूपण हो गया। यहाँ पे आप ये जो A लिखा हुआ है ये किसी भी सदस्य को बता रहा है, सारे के सारे सदस्य आप इसके अंदर उठा सकते हो। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका ऑर्डर लिखा हुआ है, और ऑर्डर में जो होता है ना, सर्वप्रथम रो की संख्या होती है, उसके बाद कॉलम की संख्या होती है। तो ये मैट्रिक्स को लिखने का शॉर्टकट तरीका है। और अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर आप एक और देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स को लिखना चाहता हूं, ये कुछ इस तरह से है ABCDEFGHIJKL, और अगर मैं बोलता हूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, तो ऑर्डर होगा 3/4 होगा या 3 क्रॉस 4 होगा। नहीं, इसको शॉर्ट में अगर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा AIJ 3 क्रॉस 4। तो ये मैट्रिक्स को लिखने का शॉर्टकट तरीका है। ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है, ये भी आपको आना चाहिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको AIJ लिख देना है, सब के बदले केवल एक शब्द AIJ लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ऑर्डर बगल में लिख देंगे। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आने वाले एक्सरसाइजेज में जो भी एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे, सभी टॉपिक से सवाल भी आपको करना है। ऑर्डर निकालने का भी सवाल रहेगा, सदस्य निकालने का भी सवाल रहेगा, सदस्यों की संख्या निकालने का भी सवाल रहेगा, और हम लोग इसके टाइप्स को अब जानेंगे, इसका क्या प्रकार होता है, क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से आगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप 4 कमेंट करोगे। और जो भी बच्चा नया है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं बराबर सिखा रहा हूँ, ताकि मैं जब भी क्लास लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेज, अवयव के प्रकार। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, अच्छे मैट्रिक्स आएंगे, टेंशन नहीं लेना भाई, सब कुछ याद हो जाएगा। अब आप ये जो पहला टाइप देख रहे हो, इसको जानो, ये क्या कहता है। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हो जीरो के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे बात कही जाए कि इसमें क्या विशेषता आपको दिखाई देती है, तो आप ये कह सकते हो कि सभी सदस्य जीरो। CBSE वालों, इंग्लिश में ऑल द एलिमेंट्स जीरो, सभी सदस्य क्या है, जीरो हो। तो जिस मैट्रिक्स के सभी सदस्य जीरो हो, उसका नाम ही जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। हिंदी में इसको शून्य अवयव कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको शून्य अवयव बोलेंगे। किसको बोलेंगे, शून्य अवयव। जिस मैट्रिक्स के सभी सदस्य जीरो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। प्लीज रिमेंबर, याद कर लो, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी सदस्य जीरो हो, जिसमें जीरो के अलावा कुछ भी नहीं रहे, उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। आ जाओ इधर आते हैं, याद हो गया। अब इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं केवल एक ही रो है, एक ही पंक्ति है, केवल एक पंक्ति, सिर्फ एक ही पंक्ति अगर आपको किसी मैट्रिक्स में दिखाई दे, केवल एक ही पंक्ति दिखाई दे, सिर्फ एक ही पंक्ति दिखाई दे, ओनली वन रो दिखाई दे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही रो होगा। हिंदी में इसको कहा जाता है पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव क्या होता है, ये ऐसा अवयव होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है, अर्थात ओनली वन रो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव बोलेंगे या रो मैट्रिक्स। और जिसके सारे सदस्य जीरो होंगे उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जिसके सारे सदस्य जीरो होंगे उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जिसमें केवल एक ही रो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, पंक्ति अवयव बोलेंगे। तो चलो बच्चों यहां से आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा, कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। जिस मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होगा, एक कॉलम से ज्यादा नहीं होगा, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो तीसरा मैट्रिक्स कौन सा हो गया हमारा, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसको हिंदी में स्तंभ अवयव कहा जाता है। बच्चों 3 बात हमने आपको भी बताई, तीनों बातों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिस मैट्रिक्स के सभी सदस्य जीरो हो, जिस मैट्रिक्स के सभी सदस्य जीरो हो, उसका नाम ही जीरो मैट्रिक्स होता है।
जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो उसका नाम पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स होता है। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो, एक ही स्तंभ हो, ओनली वन कॉलम हो, उसका नाम कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह होता है। और जो मैट्रिक्स हमारा धरती के समांतर होगा, जो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होगा, उसका नाम हम लोग रखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा नाम रखते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों, हिंदी में इसको कहा जाता है क्षैतिज आव्यूह। क्या कहा जाता है इसको? क्षैतिज आव्यूह। इसकी एक खास बात होती है कि इस मैट्रिक्स में जो आप देख रहे हो ना, इसमें रो की संख्या कम होती है, कॉलम की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लिख देना है नंबर ऑफ रोज, रो की जो संख्या होती है वो कम होती है। ये कम होती है, कम का चिन्ह है किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रो की संख्या कम होती है। आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ रो 2 है, 2 ही रो है, और कॉलम की जो संख्या है 4 है। तो अगर कोई आपसे पूछ देगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, क्षैतिज आव्यूह क्या है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम रहे और कॉलम की संख्या ज्यादा रहे, उसको हम लोग क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। तो बच्चों एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिस मैट्रिक्स के सभी सदस्य 0 होंगे उसका नाम होगा जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगा उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होगी, कॉलम की संख्या ज्यादा होगी, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वो धरती के समांतर होगा, इस टाइप से रहेगा। और अगर ये खड़ा है ना तो उसका एक अलग ही नाम होता है। जैसे ये वाला आपको खड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। या फिर हिंदी में अगर कहा जाए तो ऊर्ध्व या ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? इसमें आप देख रहे हो खड़ा तो है, ये इस टाइप का मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रो की संख्या अधिक है और कॉलम की संख्या कम है। रो कितने हैं? 1 2 3 4, कॉलम 1 और 2 ही कॉलम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है, जो रो की जो संख्या होगी वो अधिक होगी। किससे अधिक होगी? कॉलम की संख्या से। प्लीज समझते जाओ। नंबर ऑफ कॉलम से, यहाँ पे लिख नहीं पाया मैं अंग्रेजी में, तो कॉलम की संख्या मैं लिख देता हूं। तो बच्चों अभी तक हम लोग 5 क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया आपको? जीरो मैट्रिक्स, जिसके सभी सदस्य 0 होंगे उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होंगे ना, एक ही पंक्ति होगी, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। और जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा, एक ही स्तंभ होगा, एक स्तंभ से ज्यादा नहीं होगा, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक ही स्तंभ होना है और उसके बाद सिर्फ एक स्तंभ। उसके बाद जो मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होगी, कॉलम की संख्या ज्यादा होगी, रो कम है, यहाँ पे देखो रो 2 ही है, कॉलम कितना है? कॉलम 4 है। तो रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज्यादा, तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। किसको? जिसमें रो की संख्या कम, कॉलम की संख्या ज्यादा। और फिर वर्टिकल मैट्रिक्स की चर्चा हम कर रहे हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है? इसमें रो की संख्या जो है 4 है, कॉलम की संख्या कितनी है? कॉलम की संख्या 2 है। 2 कॉलम है और 4 रो है। ये वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें रो की संख्या ज्यादा होगी, कॉलम की संख्या कम होगी। और आगे हम यहाँ पे कुछ खास बात देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हो कि ये वर्ग के जैसा दिख रहा है, स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। जो स्क्वायर के जैसा दिखेगा उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। हिंदी में इसको हम लोग वर्ग आव्यूह बोलते हैं। आप बोलोगे इसकी विशेषता क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है? इसकी जो डिफिनीशन होती है ना, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम भी होंगे। 2 रो तो 2 कॉलम। इसका डिफिनीशन है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर किसी मैट्रिक्स में बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रो है और कॉलम की संख्या भी कितनी है? 3 है। तो 3 रो और 3 कॉलम, ये हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बच्चों ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। हम लोग अब तक 6 मैट्रिक्स देख चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रो होंगे उतने क्या होंगे? कॉलम भी होंगे। हम आगे चर्चा करें इससे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं लास्ट टाइम, इसके बाद में तंग नहीं करूंगा आपको। तो पहला जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के सभी सदस्य 0 हो, जीरो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो, रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो, एक ही स्तंभ हो, कॉलम मैट्रिक्स।
जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या ज्यादा हो, कॉलम रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या ज्यादा हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या ज्यादा हो, कॉलम की संख्या कम हो, वर्टिकल मैट्रिक्स से। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कहा जाता है। ये बाबू बराबर पूछता है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार भी पूछा है 2024 में। अब यहां से हम लोग एक नए मुद्दे की ओर बढ़ना चाहेंगे। अगर आपको याद हो गया है, आपको 6 के 6 याद हो गए, आप कमेंट बॉक्स में 6 कमेंट कर देना। अब यहां से हम लोग नए नए मुद्दों की ओर बढ़ेंगे, और भी कुछ टाइप्स हैं उनको हम लोग देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना भाई। और भी कुछ टाइप्स हैं आगे। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण। उसके बाद हम आगे के टाइप में चलेंगे। आगे के टाइप में चलने से पहले हमें प्रिंसिपल डायगोनल समझना होगा, मुख्य विकर्ण समझना होगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अभी अभी बच्चों बात की थी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, प्योर वर्ग के जैसा दिखेगा तो वर्ग आव्यूह होगा। 2 रो और 2 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप देख पा रहे हो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 विकर्ण आपको दिख सकते हैं। एक विकर्ण आपको इधर से जाता हुआ दिखेगा, और दूसरा जो विकर्ण है, जो दूसरा डायगोनल है, वो आपको नीचे से जाता हुआ दिखेगा ऊपर की ओर। तो आप ये जो देख रहे हो ना, इसमें 2 विकर्ण है। तो जो आपको ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, हरा वाला जो विकर्ण दिख रहा है, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये जो विकर्ण आप देख रहे हो, जो पहले सदस्य से शुरू होकर अंतिम सदस्य तक आ रहा है, यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसी को बोलते हैं मुख्य विकर्ण बोलते हैं। यही हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। और जब भी मैट्रिक्स के अंदर, आव्यूह के अंदर कभी भी अगर विकर्ण की चर्चा होती है, तो इसी विकर्ण को रखा जाता है चेला, लाल वाला के बारे में सोचना भी नहीं है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, आप मेरे प्रिय शिष्य हो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, हर बात समझ में आएगी। 2 4 8 समथिंग ये है। अब आपसे कोई बोले प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, एकदम शुरू से शुरू करना है, सबसे पहले वाले से शुरू करना है और सबसे अंतिम वाले को मिला देना है। ये है प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को बोलते हैं मुख्य विकर्ण। उम्मीद है आप मुख्य विकर्ण समझ गए होंगे। मुख्य विकर्ण किसे कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल जब भी शुरू होगा तो प्रथम पंक्ति के प्रथम सदस्य से शुरू होगा और अंतिम पंक्ति के अंतिम सदस्य तक जाएगा, वो कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। दूसरा विकर्ण हमें सोचना ही नहीं है। तो जब भी बच्चों मैट्रिक्स में विकर्ण की चर्चा अगर करेगा, तो हम चर्चा समझेंगे किसकी, उस विकर्ण की जो पहले रो के पहले एलिमेंट से शुरू हो रहा है, प्रथम पंक्ति के प्रथम सदस्य से शुरू हो रहा है और अंतिम पंक्ति के अंतिम सदस्य को मिला रहा है। ये डायगोनल, ये विकर्ण कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। विकर्ण तो 2 होंगे, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल जो है शुरू वाला होगा, जो पहली पंक्ति के पहले सदस्य से शुरू होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो हरा वाला प्रिंसिपल डायगोनल है या रेड वाला प्रिंसिपल डायगोनल है? आप जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका भाई वेट कर रहा है। आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे की चर्चा होगी। टेंशन नहीं लेना यार, पूरा पढ़ा दूंगा, हर चीज पढ़ा दूंगा, आप एकदम टेंशन नहीं लो। चलो, आपके कमेंट आ रहे हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल हरा वाला जो है यही प्रिंसिपल डायगोनल है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है। हाँ भाई, तो अब आगे बात करें हम लोग। वर्गाव्यूह जो होता है, हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसके कई टाइप होते हैं। तो उन टाइप्स को जरा सा हम देखते हैं बारी बारी से। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। तुम बोलोगे ये क्या होता बॉस? बस अभी विकर्ण की चर्चा किए थे ना, विकर्ण वाले सदस्यों को छोड़कर बाकी सब 0 हो जाने चाहिए। ये विकर्ण वाले सदस्य हो गए। इनको छोड़कर अगर बाकी सब 0 हो गया तो ये हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसके अलावा जो भी है ना, वो सब 0 होना चाहिए। वैसे तो 0 ये भी हो सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इसके बाहर है, जो विकर्ण के बाहर है ना, वो सब का सब सदस्य अगर 0 हो गया तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विकर्ण आव्यूह के नाम से जानते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, विकर्ण आव्यूह के नाम से। किसको जानते हैं?
वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव जीरो रहे, विकर्ण के अलावा सारे सदस्य जीरो रहे। इसके बाद हम लोग को पढ़ने के लिए दिया है हमारे सिलेबस में स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं अदिश अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अदिश अवयव बोलते हैं। तो ये भी कुछ कुछ इसी के जैसा होता है। आप ये समझ सकते हो कि ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है और सारा का सारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स ही हैं। है तो ये अलग मैट्रिक्स लेकिन सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, इसलिए मैंने ये बता दिया है कि सब स्क्वायर मैट्रिक्स का हिस्सा है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें विकर्ण वाले सदस्य आपके बराबर होते हैं, विकर्ण वाले सदस्य बराबर हो गए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बाकी सब क्या हो गए? जीरो हो गए। अब तुम जब दोनों को देखोगे तो बोलोगे सर दोनों तो एक ही है। नहीं, दोनों में अंतर है। विकर्ण वाले जो आपको दिख रहे हैं, जो डायगोनल वाले दिख रहे हैं, दोनों में आपको क्या दिख रहे हैं कि डायगोनल के अलावा जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब जीरो है। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी है बच्चों, और वो बात ये है, आपको यहाँ पे गौर करनी चाहिए कि इसमें अलग अलग हो सकता है, विकर्ण अवयव में जो विकर्ण के सदस्य हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यह स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स में तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आप ये समझ सकते हो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें विकर्ण के अलावा सारे सदस्य जीरो होते हैं। आप लिख लेना, लिखना चाहो कहीं तो। और स्केलर मैट्रिक्स में विकर्ण के सदस्य बराबर होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो विकर्ण में नहीं है वो क्या है? जीरो है। और तीसरा एक और टाइप हम लोग को मिलेगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को एक और नाम से पुकारा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं बाबू इकाई अवयव। हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई अवयव बोलते हैं। तुम बोलोगे इसमें क्या खास बात होती है? ये भी एक विकर्ण अवयव होता है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, और इसमें खास बात ये होती है कि विकर्ण वाले जो सदस्य है ना वो 1 होते हैं और बाकी सब के सब जीरो होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये स्केलर मैट्रिक्स है, और ये यूनिट मैट्रिक्स है। लेकिन ये चूंकि सबके सब बराबर हैं इसलिए ये जो है स्केलर मैट्रिक्स भी है, और चूंकि जितने रो हैं उतने कॉलम हैं, इस प्रकार एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और विकर्ण के अलावा सभी सदस्य जीरो हैं इसलिए ये विकर्ण अवयव भी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में और भी कुछ मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के बनते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, उसके अलावा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भेद है, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। मैं ये बता रहा हूं कि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है और स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें विकर्ण के अलावा जो है सारे सदस्य जीरो हैं, तो इसको हम लोग क्या क्या बोल दिए? इसको हम लोग बोल दिए हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद ये थोड़ा डिफरेंट है तो डिफरेंट नाम भी दे दिया गया। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, विकर्ण के अलावा सारे सदस्य जीरो हैं लेकिन विकर्ण के जो सदस्य हैं वो बराबर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या है? तो विकर्ण के अलावा सारे सदस्य जीरो लेकिन विकर्ण के जो सदस्य हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों का तीनों है। इसको शॉर्ट में हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ऑर्डर आपका चूंकि 3 ऑर्डर का है तो शॉर्ट में इसको I3 भी बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कुछ मैट्रिक्सेज हैं उनकी हमने चर्चा की है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्सेज हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण के अलावा सब जीरो, स्केलर मैट्रिक्स विकर्ण वाले बराबर बाकी सब जीरो, यूनिट मैट्रिक्स विकर्ण वाले 1 बाकी सब क्या हो गए? जीरो हो गए। और नीचे आप इसका रो कॉलम गिनकर बता सकते हो। 3 रो है तो यहाँ पे 3 हम लिख सकते हैं, 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, सपोज करो ऐसा होता, तो देखो ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी इकाई अवयव है,
इसके इकाई आव्यूह होने के क्या कारण है। इसके इकाई आव्यूह होने का कारण ये हमको दिखाई दे रहा है। जो इसके इकाई आव्यूह होने का कारण है वो कारण ये है कि विकर्ण वाले सभी सदस्य एक हैं और विकर्ण के अलावा सब जीरो है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 है तो ये 2 ऑर्डर का होगा। इसको हम लोग I2 लिखेंगे। क्लियर है ना। एक मैं और आपको बनाने के लिए देता हूं और आप बताना कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे। मैं कहां पे लिख दूं यार, एक इधर मैं लिख देता हूं, आप जरा सा मुझे बता देना कि क्या होने वाला भाई। और मुझे उम्मीद है कि आप सही बोलोगे। 0 0 0 1 ये भी एक ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसमें आई कितना लिखा जाएगा, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है टोटल 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे बताओ कमेंट बॉक्स में। इसको लिखेंगे I4। क्लियर है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग को मैट्रिक्स के टाइप्स याद हो गए होंगे। 2 और टाइप है, उनको भी याद रखो आप। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट इसका बनता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर ऊपर से त्रिभुज बनाता है, इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। यार ऊपरी दीर्घिकार हर शिकार से किसी से होगा। ऊपरी त्रिभुजाकार, आप चेक कर लेना कैसे होता है। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और ये होता है निचली त्रिभुजाकार अवयव। ये दोनों मैट्रिक्स भी आपको समझ लेने चाहिए। एक बार वीडियो को और देख लेना, जिसको कोई कंफ्यूजन हो। ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो ऊपर से त्रिभुज बनाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, जो नीचे से त्रिभुज बनाएगा वो निचली त्रिभुजाकार अवयव। मैं क्लियर कर देता हूं 1 मिनट में, आप देख लो। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि 1 2 3 और 5 6 7 0 0 0। देखो विकर्ण के नीचे के अगर सभी सदस्य 0 हो तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। विकर्ण के नीचे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये ऊपर से त्रिभुज बना रहा है, बाकी सब 0 है। 0 वालों को अगर छोड़ दोगे तो ये त्रिभुज बना रहा है ऊपर से, तो इसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। ये ऊपर से त्रिभुज बना रहा है, इस वजह से इसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। विकर्ण के नीचे के सारे सदस्य 0 होने चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसमें आप देख रहे हो ये त्रिभुज बन रहा है, यहां भी बन रहा है। तो त्रिभुजाकार अवयव तो है, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है लेकिन नीचे से बन रहा है, इसलिए इसको निचली त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। प्रिय बच्चों, जिस मैट्रिक्स में ऊपर से त्रिभुज बनेगा वो कहलाएगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। जिस मैट्रिक्स में नीचे से त्रिभुज बनेगा वो कहलाएगा निचली त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अभी तक किसी सवाल नहीं आया है, लेकिन आपको जानकारी तो रखनी चाहिए। तो डिफिनेशन कैसे बनाओगे, परिभाषा कैसे बनाओगे, कॉपी कलम अगर रखे हो तो नोट कर सकते हो कि जिस मैट्रिक्स में विकर्ण के नीचे के सभी सदस्य 0 हो उसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हो, और जिस मैट्रिक्स में विकर्ण के ऊपर के सभी सदस्य 0 हो उसको बोलते हैं निचली त्रिभुजाकार अवयव। विकर्ण के नीचे के सदस्य 0 तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, विकर्ण के ऊपर के सदस्य 0 तो निचली त्रिभुजाकार अवयव। सीबीएसई वालों कहता है अगर किसी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के जो बिलो जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो एलिमेंट्स 0 है तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मेन डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, जो द एलिमेंट्स एबव मेन डायगोनल, अगर वो 0 है तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे अपनी भाषा में लिखना चाहो इसको डिफाइन करके लिख सकते हो। मैंने समझा दिया है। वीडियो को पीछे करो, वीडियो को आगे करो, क्लास को आगे पीछे करके जैसे समझना समझो यार, लेकिन आपके काम की बात मैंने बताया है। इसके साथ ही टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे समाप्त हो गए। आइए हम लोग कुछ और बातें करेंगे, यहां से कुछ और बातें हम लोग करेंगे। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यहां से आगे चलते हैं। प्रिय बच्चों, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, जिससे 1 नंबर के सवाल भी परीक्षा में आते हैं, 2 नंबर के सवाल भी आते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये 2 अवयवों की समानता। 2 मैट्रिक्स समान कब होंगे, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इस पे हम लोग को चर्चा करनी है। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा ये है। देखो समान का मतलब होता है बराबर, मतलब दोनों एक ही जैसा हो। तो सबसे पहले दोनों का आकार बराबर होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स की भाषा में बोले तो आप लिख सकते हैं कि उनका जो ऑर्डर है ना सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो भी ऑर्डर है दोनों का बराबर होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए।
और दूसरी बात जो इक्वलिटी के लिए वो ये है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तुम बोलोगे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, मैं अभी आपको समझा दूंगा कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जो संगत सदस्य होते हैं, इसको हम लोग संगत सदस्य बोलते हैं। संगत सदस्य बराबर होने चाहिए। आप मुझे समय दो थोड़ा सा, आप मुझे समय दो, मैं तुरंत आपको समझा देता हूं। होने चाहिए, मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं। बराबर होने चाहिए, ये क्या मामला है। कहता दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए और संगत सदस्य सेम होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं लिख रहा भाई ए बी सी डी ई एफ, और मैं लिख रहा हूं एक और मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बराबर है कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल बराबर है सर, कोई तो अंतर ही दोनों में नहीं है, कहीं भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, कहीं भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो सकते हैं। इसके दो रीजन है। पहले तो दोनों का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर है। ये भी 2/3 का है, 2 रो 3 कॉलम। ये भी 2/3 का है, 2 रो 3 कॉलम। तो ये मैं देख रहा हूं कि ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों का साइज सेम है। तो ये तो हो गया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी बराबर हो पाएगा, नहीं तो बड़ा छोटा हो जाएगा भाई। उसके बाद बराबर तब होगा जब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, संगत सदस्य बराबर हो। अब ये संगत सदस्य का मामला क्या है, आप लाइन बाय लाइन चेक करो। पहला सदस्य पहले के बराबर, दूसरा सदस्य दूसरे के बराबर, तीसरा सदस्य तीसरे के बराबर, तो ये संगत कहलाता है। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ये संगत है। दूसरा लाइन भी चेक करो, पहला पहले के बराबर तो डी के बराबर डी, दूसरा दूसरे के बराबर तो ई के बराबर ई, तीसरा तीसरे के बराबर तो एफ के बराबर एफ। अब ये दोनों हमारा क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि दोनों हु बहु एक ही है। तो हु बहु एक कब होगा, हु बहु समान कब होगा, जब दोनों के ऑर्डर समान हो और संगत सदस्य बराबर हो। अब अगर कोई आपसे ये पूछता है, मैं ही पूछता हूं, कोई और कौन पूछेगा भाई, मैं ही पूछता हूं, ये दोनों जो मैट्रिक्स देख रहे हो, ये दो मैट्रिक्स जो देख रहे हो 2 1 3 4, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये बराबर हैं, क्या ये इक्वल हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। आप हमें बता सकते हो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं या दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। आप हमें बता दो, उसके बाद हम बात करेंगे। बच्चों कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि बराबर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो साइज तो बराबर है, लेकिन यहां पे भी बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं हुआ, इस वजह से बराबर नहीं है। संगत सदस्य भी बराबर होना चाहिए, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो है तो नहीं। संगत सदस्य भी बराबर होने चाहिए और दोनों का साइज भी बराबर होना चाहिए। तब बोलेंगे कि जो दोनों मैट्रिक्स है ना, वो आपका हूबहू सेम है, हूबहू इक्वल है। जैसे 1 2 3 4 और एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है, कहीं कोई अंतर नहीं है, ये इक्वल है। बट ये इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बराबर वाला जो मामला है ये भी आप समझ गए होंगे, बराबर वाला मामला क्या है। तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, ये मैंने बता दिया, जब दोनों का साइज समान हो और संगत सदस्य जो है वो भी आपस में क्या हो, बराबर हो। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, इस तरह से बराबर हो, तो फिर वो मैट्रिक्स दोनों क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। अब हमको पढ़ना है सम ऑफ मैट्रिक्सेज। सम ऑफ मैट्रिक्सेज हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग अवयवों का जोड़ बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवयवों का जोड़ बोलेंगे या योग बोलेंगे, दोनों बात एक ही है। तुम बोलोगे सर ये क्या होगा, इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है, पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जोड़ेंगे हम। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो जोड़ेंगे, और सेम नहीं रहेगा तो बिल्कुल दोनों मैट्रिक्स को नहीं जोड़ना है। दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तरीका, संगत सदस्यों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, जो हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो हमारे संगत सदस्य हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, उनको जोड़ना है। संगत सदस्यों को क्या करना है, जोड़ना है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। दोनों बात लिख दिया, जोड़ की शर्त भी लिख दी। जुटेगा कब, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और तरीका क्या है, संगत सदस्यों को जोड़ना है। जैसे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं,
1 2 3 3 2 1, और इसमें अगर जोड़ने के लिए कह दे 1 2 4 5 तो ये नहीं जुटेगा। अगर मैं इसको बंद कर दिया ये नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? शर्त क्या है जोड़ने की? शर्त है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या आप देख पा रहे हो दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? ये तो बड़ा और ये छोटा दिख रहा है, तो ऑर्डर तो सेम नहीं है। तो अब हम जोड़ेंगे? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। जोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया, इससे परीक्षा में सवाल आता है। संगत सदस्यों को जोड़ना है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत सदस्य। तो संगत सदस्यों को जोड़ना है तो 1 किस में जुटेगा? 1 में। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 जुटेगा 1 में। 2 किस में जुटेगा? 2 में। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 3 किस में जुटेगा? 5 में। तो 3 और 5 8 हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, 3 किस में जुटेगा? 4 में। तो 7 हो जाएगा। 2 किस में जुटेगा? 5 में। तो 2 + 5 7 हो जाएगा। 1 किस में जुटेगा? 6 में। तो ये भी हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यही हमारा दो मैट्रिक्सेज का जोड़ है। घटाओ में भी यही नियम लागू होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल बीच में हम लोग माइनस लगा देंगे। तो दो मैट्रिक्सेज को कैसे जोड़ते हैं बाबू? तो दोनों को जोड़ने का तरीका है कि जो उसके संगत सदस्य हैं उनको जोड़ा जाएगा, यानी पहला को पहले से जोड़ा जाएगा, दूसरा को दूसरे से जोड़ा जाएगा, तीसरा को तीसरे से जोड़ा जाएगा। सेकेंड लाइन में भी वही काम करेंगे, पहला को पहला से जोड़ेंगे, दूसरा को दूसरा से जोड़ेंगे, तीसरा को तीसरा से जोड़ेंगे, और इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा यही मिलेगा हमें अवयवों का जोड़, या सम ऑफ मैट्रिक्स, या एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं अवयवों का योग भी कहा जा सकता है। तो प्रिय बच्चों, जुटेगा कब? जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, तब दोनों का साइज सेम रहेगा, तब दोनों का साइज इक्वल रहेगा, तब दोनों का साइज बराबर रहेगा। तब तरीका क्या है? संगत सदस्यों को जोड़ना है, यानी पहले में पहले को जोड़ना है, दूसरे में दूसरे को जोड़ना है, तीसरे में तीसरे को जोड़ना है। अब मैं आगे चलूं उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं लिख रहा हूं 1 2 3 2 और 4 6 9 8। अब बताओ ये वाला जो 2 है ना, इस 2 के साथ कौन जुटेगा? कमेंट बॉक्स में केवल इतना बता दो, इस 2 के साथ कौन जुटेगा? इस 2 के साथ जुटेगा कौन? आपके कमेंट्स आ रहे हैं 6, एकदम सही जवाब है। 2 के साथ हम लोग 6 को ही जोड़ेंगे, 2 के साथ 6 को जोड़ा जाएगा। तो बच्चों आगे चले, इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि इसको जोड़ कर ही देख लिया जाए जोड़ने का तरीका क्या है। तो पहले में पहला को जोड़ देना है, तो 1 में 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। दूसरे में दूसरा को जोड़ देना है, 2 में से 6 को जोड़ोगे 8 आएगा। 3 में जुटेगा 9, 3 में 9 को जोड़ोगे तो आएगा 12। 2 में जुटेगा 8, 2 में 8 को जोड़ोगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। उम्मीद है इसको समझ चुके होंगे। माइनस रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा तो घटा देना, प्रोसेस यही रहेगा। पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा, चौथा में चौथा, यही प्रोसेस रहता है। क्लियर है? यहां से आगे चलने का टाइम आ चुका है। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में 6 कमेंट कर दें, और हाँ अपने तमाम मित्रों को क्लास को जरूर शेयर कर देना, उनको लिखकर मैसेज करके बोल भी देना है कि भाई अच्छे से मैट्रिक्स की थ्योरी इस क्लास में समझाई गई है, आप लोग भी सीख लो, आप लोग भी समझ लो, परीक्षा में काम देगा। सबको मैसेज कर देना है। चैनल पे जो भी भाई लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। हमारा सपना सफल बिहार और शिक्षित बिहार होना चाहिए और है भी। आप भी इस सपने को हमारा पूरा करने में थोड़ा सहयोग करो। सभी मित्रों को बताओ, सब मिलकर देखो और अच्छा नंबर ला। सब लोग के साथ में हूं, सबका काम करूंगा मैं। तो सम हो गया, जोड़ हो गया। जो प्रोसेस जोड़ का है, घटाव का भी प्रोसेस वही है। आपको विशेष में 2 नोट हम लिखा देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप उल्टा जोड़ो या सुल्टा जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मैट्रिक्स का उल्टा सुल्टा दोनों जोड़ एक ही रहेगा, टेंशन नहीं लेना। अगर 3 मैट्रिक्स को आप जोड़ रहे हो, 3 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी 2 को पहले जोड़ सकते हो, शुरू वाले को या बाद वाले को। ये दोनों बातें सही है। मतलब अगर सीबीएसई की भाषा में बोले तो दिस इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हिंदी में बोले तो क्रम विनिमय होता है और साहचर्य होता है। आपको याद रखना तो याद रखिए, इसको नहीं याद रखना आप इसको याद रखिए ना, छोड़िए ना। उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से बराबर होगा, जोड़ इसको भी याद रखना है। तो बच्चों यहां से हम आगे चलते हैं। अवयवों का जोड़ हो गया। 2-4 कॉन्सेप्ट और है, समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ, तो हो चुका है काफी समय, लेकिन धीरे धीरे हम अंत की ओर अग्रसर हैं। टेंशन नहीं लेना है, समाप्त हो जाएगा आसानी से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A B C और D, ये कोई मैट्रिक्स है बाबू, और एक स्केलर है
2 कोई संख्या है, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा। तो एकदम आसान है, इसको याद रखना, आप लोग को भूलना नहीं, एकदम आसान चीज मैं बता रहा हूं। ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो स्केलर है ना, जो संख्या है जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये घुस कर सबके साथ गुना हो जाएगा, सबके साथ गुना हो जाएगा। इसको अंदर लेके चले जाओ तो ये बनेगा 2a 2b 2c और 2 को d से करोगे 2d। ये है मामला। तुम बोलोगे क्या सर, इससे बोर्ड में सवाल आता है? बिल्कुल सवाल आता है, परीक्षा में आपका पक्का एक सवाल इससे रहेगा, पिछले 3-4 वर्षों से पूछ रहा है। अगर मैं बोलूंगा इसका वैल्यू बताओ तो क्या होगा, तुम आसानी से बता सकते हो। 3 होगा यहाँ पे, आगे क्या होगा 6 होगा, आगे क्या होगा 9 होगा, और 3 को 5 से गुना करोगे 15 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पक्का इससे क्या होता है, आता है। प्लीज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा इसको। स्केलर से जब भी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर जो है मैट्रिक्स के सभी सदस्यों के साथ गुना कर दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्लीज इसको भी आप लोग को याद रखना है। और एक और कॉन्सेप्ट है हम लोग को पढ़ने का, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिवर्त, परिवर्त अवयव या अवयव का परिवर्त, दोनों बात बोल रहा हूं भाई। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, जैसे ए का जो परिवर्त है ना, ए का जो परिवर्त है जिसको अंग्रेजी में तुम ट्रांसपोज बोल रहे हो, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टी या ए के ऊपर डैश लगा देते हैं। ये परिवर्त को लिखने का तरीका हो गया। तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, निकालने का तरीका है रो और कॉलम जो है ना उसको इंटरचेंज कर दो, परिवर्तित कर दो, अदला बदली कर दो रो और कॉलम को, तब जो मिलता वो मिलता है ट्रांसपोज, परिवर्त मिलता है। ये हो गया लिखने का तरीका, ये हो गया निकालने का तरीका। तो ट्रांसपोज या परिवर्त निकालना हो तो रो और कॉलम को परस्पर क्या करेंगे, बदल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज मिलेगा या परिवर्त मिलेगा। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा ये है ABCDEF, और बोलेगा इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज क्या होगा, टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, सिंपल तरीका है, रो और कॉलम को बदल देना है। तो रो को कॉलम में बदल दो, पहला रो को पहला कॉलम बना देते हैं। पहला रो में ABC, ABC नीचे आ गया, दूसरा रो में DEF, DEF नीचे आ गया, रो को कॉलम, रो को कॉलम, यही हमारा जो है ट्रांसपोज है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, निकल गया ट्रांसपोज। अगर हमने A बराबर कह दिया आपसे 1 2 3 4 5 6, और आपसे अगर हमने बोल दिया A का ट्रांसपोज क्या होगा, भैया कोई टेंशन नहीं लेना, पहला रो को पहला कॉलम बनाओ 1 2, दूसरा रो को दूसरा कॉलम 3 4, तीसरा रो को तीसरा कॉलम 5 6। ये हम देख पा रहे हैं, यही जो हमने देखा ये क्या है, ट्रांसपोज है। ये भी हम लोग को पढ़ने के लिए दिया है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त। बनाने का तरीका, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम। इससे भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और साथ ही साथ एक दो बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, इसके कुछ फॉर्मूले भी आप याद कर लेना। जैसे अगर हम लिखते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो वही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। मैं इसको ऑफलाइन बैचेज में सिखा चुका हूं, याद करवा चुका हूं। अगर आप क्लास एब्सेंट किए हैं तो आके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज मारोगे दोनों खत्म, ए हो जाएगा। और मैं दूसरी बात आपको ये बता देता हूं, अगर आप प्लस या माइनस में ट्रांसपोज लगाते हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर गुना में दिया हुआ, हाँ गुना भी आपको पढ़ाना है, एक क्लास हम और लाएंगे इसके लिए जिसमें हम गुना पढ़ाएंगे। तो अगर गुना में ट्रांसपोज है तो ये उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, गुना वाला उल्टा। और अगर कोई नंबर लगा हुआ है तो कोई संख्या लगी हुई है तो उसको बाहर निकाल के आप ए का ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो ये और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से फोकस करोगे। ये दोनों सवालों में यूज होगा लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है जिसको जिसको हमने चिन्हित किया है। तो ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा बाबू वो ए होगा, और प्लस माइनस में रहेगा तो अलग अलग लिख देंगे, और गुना में रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, और अगर कोई नंबर लगा हुआ है तो नंबर को आगे लिख देना है।
प्रिय बच्चों, मैं आपको गुना करने के लिए अलग से बता दूंगा एक क्लास में, सिर्फ और सिर्फ गुना करने के लिए बताऊंगा। आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखना, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके नोट्स बना लेना तो बेहतर रहेगा। 2 और छोटी छोटी चीजें हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं 2 मिनट में आपका बंद करता हूं ये नौटंकी, बहुत देर तक इसको चलाने से कोई फायदा नहीं है। सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह और बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। इसको प्लीज रट जाना, इसको क्या करना है, रट जाना है। सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, अगर ट्रांसपोज निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़े तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद नेगेटिव आ जाए तो उसको बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तुम लोगों ने अपने आसपास बहुत से बच्चे देखे होंगे, किसी किसी को गार्जियन ने डांट दिया तो बेचारा वो तुरंत मुंह फुला लेता है, बड़ा सा मुंह बना लेता है, तो वो निगेटिव हो जाता है तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और जिसपे कोई असर नहीं आता, दांत निकाल के हंसते रहता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। आज थोड़ा सा समय कम हमारे पास है, सो ज्यादा काम किए नहीं, एक काम आपका बचा हुआ रह गया, गुना वाला। गुना वाला भी आपको हम सिखा देंगे। जिन बच्चों का क्लास छूट गया था उनके लिए हमने इस क्लास को लाया है। कल संभवतः एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन करेंगे। कल एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन करेंगे केसी सिन्हा का, आप लोग उसमें शामिल रहिएगा। एक्सरसाइज 1 सॉल्यूशन पूरा कर देंगे। और जिनका भी छोटा उनके लिए मुख्य रूप से क्लास था। जो और भी लोग लाभ उठा रहे हैं उनको भी हमारी ओर से आने वाले एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करो। आई लव यू ऑल, आई लाइक यू ऑल, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, आई सपोर्ट यू ऑल। आप बढ़िया से बढ़िया करो। अगर किसी का ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज निकालने के बाद नेगेटिव आ जाए अस्क्यू सिमेट्रिक। प्लीज इन तमाम बातों को याद कर लें, इसके नोट्स बना लें। इतना कम से कम याद रखें तो पहला एक्सरसाइज और तीसरा एक्सरसाइज हम देख पाएंगे। गुना बता देंगे तो दूसरा एक्सरसाइज भी देख पाएंगे। प्रिय बच्चों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। हम मिलेंगे, पुनः उपस्थित होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं, बाय।